गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू TBS मैथ। देखिए, हमने बायो के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम बायो का तीसरा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड लेक्चर जो कंप्लीट किया उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फिर हम लोगों ने 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक होता था स्मूथ पार्ट और एक होता था रफ पार्ट। जो स्मूथ वाला पार्ट होता था वह वसा, फैट, चर्बी इन चीज़ों का निर्माण करता है, और जो रफ वाला पार्ट होता है तो उसके अंदर जैसे ये रफ वाला जो पार्ट होता है, जैसे ये देखिए, ये हो गया स्मूथ, ये किसका निर्माण करता है, वसा या फैट, चर्बी, इन सारी चीज़ों का निर्माण करता है ये स्मूथ पार्ट। और इस तरफ होता था रफ, इसके अंदर छोटे छोटे ये कण पाए जाते हैं, इनको कहा जाता था राइबोसोम। इनको कहा जाता था राइबोसोम। और राइबोसोम का क्या कार्य होता था, तो ये हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता था, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता था। तो और फिर इसके बाद हम लोगों ने राइबोसोम भी देख लिया था कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है शरीर में। और तत्पश्चात हम लोगों ने लाइसोसोम देखा था कि लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। तो वो क्या करता है कि जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है पूरे शरीर को, इसी प्रकार जो कोशिका का ब्रेन होता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, लेकिन उसमें दंडित करने का, पनिशमेंट करने का अधिकार नहीं होता है न्यूक्लियस को। तो जो लाइसोसोम होता है, अगर शरीर की कोशिका का कोई भी कोशिकांग या कोई भी कोशिका का भाग अगर कार्य नहीं कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस कहेगा, लेकिन अगर वो मतलब नहीं, फिर भी नहीं कर रहा है तो फिर लाइसोसोम उसको दंडित करेगा। और लाइसोसोम की क्या विशेषता थी, तो लाइसोसोम कोशिका के अंदर की सफाई करता है। अगर कोशिका के सारे अंग नहीं सुन रहे हैं, मतलब कोई भी नहीं काम करने के लिए कह रहा है, तो फिर वो अपने आप को फाड़ देता है। तो इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। और क्या देखा था, और कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के बारे में। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका हुई शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका। और नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वह ब्रेन की होती है, ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। और अगर पूछे कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका का सिद्धांत तो ये दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन स्वान ने। तो देखिए, ये हो गई हमारी कोशिका। यहाँ पर सबसे पहले पाया जाता था माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा द्रव भरा होता था, तो ये होता था न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो द्रव भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। और कोशिका के अंदर जो पूरा का पूरा द्रव भरा है, यानी ये और ये, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य, इसको कहते हैं केंद्रिका द्रव्य, और इसको साइटोप्लाज्म को कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया भी देख लिया बहुत अच्छे तरीके से, 2-3 बार रिवीजन भी कर लिया, गोल्जी बॉडी भी देख लिया, वैक्यूल्स भी देख लिया, सेंट्रोसोम भी देख लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देख लिया। अब आज देखते हैं थोड़ा सा राइबोसोम को। तो देखिए, ये हो गया राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो देखिए अब ये 70s 80s दो प्रकार का होता है। तो ये 70 छोटा, तो ये स्वाभाविक है कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो ये किस में पाया जाता है? 70s। तो ये जो 70s होता है ये छोटे छोटे जैसे कीट जीवाणु, मतलब जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो देखिए कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक होती है प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड होती है यूकैरियोटिक। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? तो जैसे बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। तो ये जो छोटे छोटे जीव कीट होते हैं इनमें पाई जाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जैसे हम हो गए, मतलब जंतु, मनुष्य और बॉयज गर्ल, कोई भी और पेड़ पौधे, तो इन सारी चीज़ों में पाई जाती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो ये जो 70s होता है तो ये किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। और 80s किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ओके, तो देखिए अब एक वर्ड सुनेंगे आप नया, प्लास्टिड। ये क्या होता है? तो इसको हिंदी में कहते हैं लवक। ये जो लवक होता है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में, हमारे अंदर नहीं पाया जाता। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है। अब इसका काम क्या होता है? ये केवल पादप कोशिकाओं में होता है। देखिए अब ये 3 प्रकार का होता है प्लास्टिड। इसके 3 भाग करिए आप। नंबर पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा नंबर होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा नंबर होता है क्रोमोप्लास्ट। दिखाई दे रहा ना? अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक। इसको कहते हैं अवर्णित लवक। और इसको कहते हैं वर्णित लवक। लेकिन ये हिंदी देखिए नहीं पूछी जाती है, साइंटिफिक वर्ड ही पूछे जाते हैं साइंस में। आप प्रयास करके इन सारी चीज़ों को आंखें मूंद मूंद के रिवीजन कर करके इनको जैसे भी हो आप याद करिए। ओके, तो देखिए अब क्लोरोप्लास्ट से क्या होता है? तो इसकी इन सब की अलग अलग विशेषता होती है। यह पौधों के तनों में और हरे भागों में, जो भी पौधे के हरे भाग होते हैं वहाँ पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? पौधे के मतलब जो भी हरे हरे पार्ट होते हैं, जैसे पत्तियाँ हो गई, जितने भी हरे पार्ट होते हैं तो पौधों को के हरे भाग में पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट। और इसका काम क्या होता है? तो ये मतलब भोजन निर्माण करता है, पेड़ों को भोजन का निर्माण करता है। और ये क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम होता है? तो ये भोजन को स्टोर करता है, पेड़ों में ये भोजन को स्टोर करता है, भोजन को स्टोर करता है। और ये क्या करता है? क्रोमोप्लास्ट तो ये रंग का निर्धारण करता है। ये कहाँ कहाँ स्टोर करेगा? कहाँ बताइए स्टोर होता है भोजन?
जो पेड़ों का होता है, तो ये होता है जड़ों में और फलों में, यहाँ भोजन स्टोर करता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो ये क्रोमोप्लास्ट रंग का निर्धारण करता है। रंग का निर्धारण, रंग का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे जैसे मान लीजिए बीटानेन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है, और लाइकोपीन के कारण टमाटर मिर्च का रंग लाल होता है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण उस लाल होता है। तो इस तरह से जो रंगों का निर्धारण करता है, ये करता है क्रोमोप्लास्ट। इसको थोड़ा सा कैसे याद करेंगे, तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो से हो गया क्रोम, तो क्रोम पीले कलर का होता है, तो वहाँ से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है पत्तियों में, तो ये पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से आप याद रखें तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे इसको। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखिए, अब हम थोड़ा सा जंतु कोशिका, एनिमल सेल, एनिमल सेल और पादप सेल, प्लांट सेल, इन दोनों की तुलना करते हैं। तो ये हो गया जंतु कोशिका। मान लीजिए ये हो गई एनिमल सेल। तो यहाँ जो जो चीज़ें आएंगी वो केवल आएंगी एनिमल सेल के। यहाँ आएंगी प्लांट सेल के, और यहाँ आएंगी दोनों की कॉमन जो चीज़ें दोनों में पाई जाएंगी। तो देखिए, इसका जो सेल होता है एनिमल का सेल, ये छोटा होता है, तो ये स्मॉल हो गया, मतलब इसका स्मॉल सेल होता है, और इसका लार्ज सेल होता है। अब जो वैक्यूल्स होता है, रसधानी, तो देखिए हम मतलब स्वाभाविक है कि ये छोटी होती है इसकी कोशिका, तो इसमें छोटा सा वैक्यूल्स पाया जाएगा। लेकिन पेड़ों को, पादपों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसमें वैक्यूल्स बहुत बड़ा होगा। तो वह इसमें पाया जाता है वैक्यूल्स। देखिए वैक्यूल्स पाया दोनों में जाता है, आना यहाँ चाहिए, लेकिन इसका छोटा होता है और इसका बड़ा होता है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं। तो वैक्यूल्स, इसका वैक्यूल्स होता है गोल साइज का, और इसका वैक्यूल्स छोटा होता है, और इसका जो वैक्यूल्स होता है वह बड़ा होता है, और वो चौकोर होता है, चौकोर साइज का होता है। देखिए, और अब राइबोसोम तो दोनों में पाया जाएगा, और इसके अलावा इसको क्या, इसमें देखिए सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, सीलिया और फ्लैजेला। चूँकि मैंने बताया था कि कोशिका के ऊपर बालनुमा आकृति होती है, जो जंतु कोशिकाओं में गति कराने के लिए उत्तरदायी होती है। कोशिका का मूविंग पार्ट होता है सीलिया और फ्लैजेला। अब पेड़ को तो कहीं गति करना नहीं है, तो इसमें सीलिया और फ्लैजेला नहीं होता है। इसमें होता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, तो सेंट्रोसोम कोशिकाओं का डिवीजन करता है। जैसे घाव भर गया, कहीं पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसकी भरपाई कौन करता है, तो वो करता है सेंट्रोसोम। लेकिन इसमें सेल प्लेट होता है, इसमें सेंट्रोसोम ना होके इसमें सेल प्लेट होता है। और क्या क्या अलग हो सकता है इसमें, तो देखिए इसमें वैक्यूल्स गोल साइज का हो गया, उसमें चौकोर साइज का, इसमें सीलिया और फ्लैजेला हो गए। हाँ, इसमें देखिए प्लास्टिड पाया जाता है, प्लास्टिड, और इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। तो
और अब देखिए दोनों में कॉमन चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, गाल्जी बॉडी भी दोनों में पाई जाती है, वैक्यूल्स तो वैक्यूल्स अलग अलग हो गए। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में ही पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, और दोनों में राइबोसोम 80S का ही पाया जाता है। चूँकि देखिए ये भी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है, तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है। और इसके अलावा क्या पाया जाता है, तो इसके अलावा पाया जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाता है। और इसमें देखिए एक्स्ट्रा में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति, दिखाई दे रहा है यहाँ, नहीं दे रहा, तो देखिए इसमें पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सेल वाल केवल इसमें पाया जाता है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। और यहाँ क्या पाया जाता है एक्स्ट्रा में, तो ये तो इस तरह से आप लोग इसको लिख के रिवीजन कर सकते हैं इसका बार बार कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, दोनों के अंदर क्या पाया जाता है। और लाइसोसोम, हाँ इसमें देखिए पाया जाता है लाइसोसोम, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आप फिगर बनाइए, 2-3 बार लिखिए इनको और रिवीजन करिए, बार बार याद हो जाएंगे। सेल के 2 पार्ट, सेल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखिए भैया ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, तो ये छोटी कोशिकाएं होती हैं, जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे इसको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे जीवों में, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंजाई हो गई, तो इन सारी चीज़ों में पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन होती हैं, तो जैसे जंतु कोशिका हो गई, एनिमल सेल, और क्या हो सकता है, तो प्लांट सेल, इन सब में पाया जाता है यूकैरियोटिक। मतलब ये यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं, जैसे हमारी कोशिकाएं हो गई। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और भी जो छोटे छोटे कीट होते हैं, तो इनमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक इन कोशिकाओं को कहा जाता है। और जो बड़ी कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है यूकैरियोटिक। अब देखिए इन दोनों की विशेषताएं क्या हैं अलग अलग। ये हो गया प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक। देखिए ये छोटे जीवों में पाई जाती हैं, वो बड़े जीव। अब देखिए इनमें क्या क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, और जो यूकैरियोटिक टाइप की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, दोनों अलग कैसे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये जीव ही बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो इनमें कोशिका सारे के सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसमें केवल महत्वपूर्ण चीज़ें ही पाई जाती हैं कि ताकि ये अपना जीवन चलाते रहें। छोटे छोटे जीव होते हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा दोनों में कि नहीं मिलेगा। ये हो गया मान लीजिए प्रोकैरियोटिक और ये हो गया यूकैरियोटिक। तो इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अगर किसी जीव में पाया जाता है तो वह अविकसित पाया जाता है
या बहुत सारे जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है। इसमें केवल महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती है। देखिए इसमें न्यूक्लियस दे दिया है भगवान ने, एक न्यूक्लियस पाया जाता है ताकि ये कोशिका को लीड करता रहे, और एक पाया जाता है राइबोसोम, यहाँ से प्रोटीन का उत्पादन होता रहे। बस केवल यही दो चीज़ें मेन रूप से इसमें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन इसमें केवल न्यूक्लियस पाया जाता है और ये पाया जाता है राइबोसोम, ताकि प्रोटीन। अब देखिए अगर मान लीजिए इसमें अगर जो है अगर विकसित माइटोकॉन्ड्रिया भगवान ने दे दिया, तो अगर विकसित माइटोकॉन्ड्रिया ये पा जाएगा तो ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। मतलब जैसे कोरोना वायरस है मान लीजिए, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप 2 गज की दूरी रखिए तो कोरोना वायरस आपके ऊपर आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी औकात ही नहीं है कि 2 गज से आगे चला जाए ये। तो भगवान देखिए बहुत होशियार है भैया, जिसको मतलब खतरनाक बनाया है उससे शक्ति छीन ली है आगे जाने की, और हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया विकसित मिली है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अमूमन होती ही नहीं है, अगर होती भी है किसमें तो वो बिल्कुल अल्प विकसित होती है। तो देखिए अब होता क्या है, ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए देखिए एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ ये द्रव भरा होता है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, और इसमें ये। तो देखिए ये एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये बहुत छोटी कोशिका, मैंने फिगरा इसका बड़ा बना दिया, ये बहुत छोटी कोशिका होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जो जीवाणुओं विषाणुओं में इन सारी चीज़ों में पाई जाती हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि देखिए यहाँ होता है सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का काम क्या, तो सेंट्रोसोम का काम होता है कि वह में कि न्यूक्लियस जिन चीज़ों का ऑर्डर दे कि तुम्हें इस चीज़ को निर्मित करना है, बनाना है, तो न्यूक्लियस ये सेंट्रोसोम उसको बना के तैयार कर देता है। लेकिन बताता न्यूक्लियस है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये नहीं कि अपने मन का इसने बना दिया। तो ये केवल एक मिस्त्री है, जैसे हमारे घर में मिस्त्री आता है तो हम उसको बताते हैं कि कौन सी दीवार जोड़ना है, क्या करना है। इसी प्रकार इसको कुछ नहीं पता कि ये क्या करेगा, इसको न्यूक्लियस बताता है। जैसे कहीं की कोशिका मर गई तो कहेगा कि कोशिका छाप दो धड़ाधड़, तो ये कोशिकाओं को छाप देगा। अब ये होता क्या है दरअसल, देखिए जैसे यह हो गई कोई बैक्टीरिया या वायरस की मान लीजिए कोशिका। अब ये होता है कि ये चुपचाप जाती है और यहाँ के सेंट्रोसोम में ये जो न्यूक्लियस होता है, इसका वाला न्यूक्लियस छोटी कोशिका का, वो चुपचाप यहाँ बैठ जाता है सेंट्रोसोम में। अब ये सेंट्रोसोम जान ही नहीं पाता है कि मेरा वाला न्यूक्लियस है कि किसी छोटे जीव का न्यूक्लियस आ गया है यहाँ। ये साला चुपचाप कह देता है जाके कि बनाओ कोरोना वायरस, छापो धड़ाधड़। तो फिर इस तरह से ये वायरस का बहुत सारे वायरस बना देता है, और इसको पता ही नहीं है कि मेरा वाला न्यूक्लियस ये है। अगर पता रहता तो ऐसा क्यों करता। तो देखिए हमारी स्वयं की कोशिकाएं ही उत्तरदायी होती हैं खतरा को जन्म देने के लिए। तो यहाँ से आप इस तरह से याद रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।